हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राजपूत। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे व्यापम का, सीजी व्यापम का। जैसे कि मंडी क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखे हैं, ठीक है। मंडी का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को ही रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो उसी के पैटर्न पे ही क्वेश्चंस दिया जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है अभी, जैसे सहायक ग्रेड 3 का एग्ज़ाम है 19 तारीख को और उसके बाद संपरीक्षा का पेपर है, तब तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर करेंगे सॉल्व। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को मैं कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा संपरीक्षा के पेपर होते तक, जिसमें संपरीक्षा के पेपर, बाबू का जो क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर, पटवारी का पेपर, आरआई का पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के, हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मंडी निरीक्षक के पेपर से। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम 11 का विभाजिता का नियम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए फिर से मैं आपको बता देता हूं। जब ऐसा संख्या दिया और पूछ रहा है स्टार का वैल्यू हम क्या रखें कि ये 11 से विभाजित हो जाए, तो इसका नियम है बच्चों कि ये संख्या अल्टरनेट में जुड़ेंगी, ठीक है। 8 + 7 + 3 + 4 माइनस स्टार +7 + 2 + 8, ठीक है। अब इसको जोड़िए आप, 7 4 3 7 7 7 14 14 और 8 22, ठीक है। माइनस 10 प्लस स्टार, ठीक है। अब इसको जब आप घटाएंगे 22 में से 10 जाएगा, कितना होगा 12, ठीक है। अब माइनस का वैल्यू स्टार। अब स्टार का मैं कितना वैल्यू रखूं कि ये 11 का विभाजिता में आ जाए, या तो 0 आए या तो 11 का गुणा जाए, मतलब 11 आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, ठीक है। 12 - 1/11 मतलब 11/11। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। बात समझ में आया। इसी तरह से इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए हमारा मोटिव ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करते हैं और उसके पैटर्न को हम पता चलता है अगर हमें मेथड बनाने का, तो ये क्वेश्चन अगर आएगा फिर से दोबारा क्वेश्चन में तो आप इसको कर जाएंगे। पूरा चैप्टर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, कैसे कैसे पैटर्न का पूछा गया है उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि a + b + c = 9 और दे दिया है ab + bc + c = 23। तो बोल रहा है कि a³ + b³ + c³ - 3abc = कितना होगा। तो देखिए इसके लिए जो फार्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3ab = होता है जी ये फार्मूला a + b + c ब्रैकेट में a + b + c का होल स्क्वायर माइनस 3 × ab + bc + ca, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। a + b + c का वैल्यू कितना दे दिया है, 9। a + b + c का वैल्यू कितना दिया है, 9 का वर्ग माइनस 3 × ab + bc + ca का वैल्यू कितना दे दिया है, 23। 9 × 81 - 69, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ गया, 12 9 जा 108। ये आ गया हमारे पास आंसर। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिला कि ये फॉर्मूला को आपको नोट करके रखना है और इसको आपको रट लेना है, ठीक है। इसको आपको रट लेना है, ठीक है। एक और फॉर्मूला आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पर। a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² + 2ab + bc + ca। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चीज़ को आप नोट करके रख लीजिएगा, ये फार्मूला को, ठीक है, अलग से। और ये इसका फार्मूला है, ठीक है। चलिए तो फिर चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था व्यापम में, ठीक है। देखिए अगला जो तीसरा क्वेश्चन था बोल रहा है कि fx / 2x + 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, ठीक है। आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो क्वेश्चन यहाँ पर शो हो रहा है, आप उसको क्या करेंगे, पॉज को दबा करके आप क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं।
तो ऐसे क्वेश्चन अगर देगा, देखिए आगे भविष्य में पूछ सकता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यापम में प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। तो जब भी ऐसा बोलेगा कि अगर कोई सभी f(x) है उसको 2x+3 कोई एक समीकरण दे देगा, अगर वो से भाग करता है तो डिवाइड करता है तो शेषफल कितना आएगा। तो इसको जब हम करेंगे सॉल्व, तो ये वाला जो वैल्यू है, ठीक है, 2x+3 को हम क्या ले लेंगे, इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। 2x इक्वल टू -3 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3/2, ठीक है। अब ये किस में f(x) बोल रहा है, ठीक है, तो इस x के जगह हम इसका वैल्यू को रख देंगे -3/2, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए ऑप्शन डी में इसका आंसर f -3/2 होगा, ठीक है आंसर। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई दो संख्या दे दिया है, उसका 12 का गुणा चाहिए, ठीक है, एलसीएम दे दिया है, और पूछ रहा है कि a बराबर ये दे दिया है, ठीक है, क्या 132 दे दिया है, तो इसका दूसरी संख्या b इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए जब भी ऐसा गुणाज दिया रहता है ना, ठीक है, तो किसका गुणाज दिए दिया है, इस संख्या का, तो मतलब ये अपने आप में क्या वैल्यू हो गया, ये HCF हो गया। HCF कितना दे दिया है, 12। जब भी ऐसा दिया रहेगा 12 का गुणाज, 15 का गुणाज, 16 का गुणाज, है ना, कोई दो संख्या है, तो इसका मतलब यह है कि ये इनडायरेक्टली बता दिया है कि ये इस संख्या का, इन दोनों संख्या का क्या है, ये HCF है, ठीक है। फिर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, दूसरा संख्या इक्वल टू होता है, इन दोनों संख्याओं का जो गुणा होता है वो LCM इंटू HCF के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस क्वेश्चन से 2003 से लेकर के अब तक हर बार क्वेश्चन पूछा गया है लगभग, ठीक है। अब यहाँ पर हम रख देंगे, प्रथम संख्या कितना दे दिया है जी, 132, दूसरा संख्या हमें पतक ज्ञात करना है, ठीक है, LCM कितना दे दिया है, 1056 गुणा 132, ठीक है। अब इसको आपको 12, HCF कितना दे दिया है, 12, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, 12 कम 12, 12 11, ठीक है, 11 एकम 11, 11 99 और 11 छक्का 96, 66, 11 छक्का 66। तो इस तरह से आ गया हमारे पास आंसर कितना, 96। ये आ गया हमारे पास आंसर 96। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर शो हो रहा होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन नहीं होगा तो आप पॉज करके क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, वरना आप लोगों को मेहनत कोई काम का नहीं होगा, जो वीडियो देख रहे हैं वो कोई काम का नहीं होगा, ठीक है। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई धन, ठीक है, वो कोई धन पता नहीं है हमें, तो हम लोग मान लेते हैं उसको P मान लेते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं, ठीक है, इसको मूलधन, ठीक है। कोई धन 20 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, 20 वर्ष में 4 गुना हो जाता है साधारण ब्याज की दर पर, तो वह दर ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जा रहा है, 4 गुना। तो ये जो 4 गुना हो रहा है, मतलब 4 गुना P का 4 गुना मतलब 4P। ये 4P है क्या चीज जी, ये मिश्र धन है। इस मूलधन का मिश्र धन कितना है, 4P, ठीक है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही लिख रहा हूं मैं। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, नहीं पता होगा तो मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है इसको सीखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम में आपका आ सकता है यही क्वेश्चन दोबारा इसी टाइप का पैटर्न का। तो 4P माइनस P इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 3P। ये हमारा आ गया क्या, ठीक है, ये हमारा आ गया क्या, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100, ठीक है। अब यहाँ पर रख दीजिए, साधारण ब्याज कितना दे दिया है, 3P, मूलधन कितना मान लिया हम लोग, P, समय कितना दे दिया है, ठीक है, समय 20 वर्ष दे दिया है, ठीक है, 20 वर्ष दे दिए, ये T आ गया, ठीक है, इक्वल टू R हमें फाइंड आउट करना है जी, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 21 जा 25 जा, ठीक है, P और P कट गया, 5 तिया 15, इंटू कर दिया 5 गुणा 3 15 इक्वल टू R,
ठीक है। तो R बराबर हमारे पास कितना आया, 15%, ठीक है। R बराबर 15% आया, जो कि ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में 6, 5, 10 और 6 से ही 2/3% था, ठीक है। आंसर आएगा इसका कितना, 15%। इसलिए इस क्वेश्चन को विलोपित किया जाएगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को विलोपित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का पैटर्न को आप लोग समझ लीजिएगा अच्छा से। साधारण ब्याज देखिए, यहाँ पर 2 फार्मूला, एक फार्मूला ये हो गया, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित समय गुणित दर बट्टे 100, ठीक है। और एक दूसरा फार्मूला होता है ये, ठीक है। कोई धन अपने का 4 गुना हो जा रहा है बोल रहा है, मतलब ये मिश्र धन है, ठीक है। कोई धन अगर बोलता कि उसका साधारण ब्याज 4 गुना हो जा रहा है तो वो साधारण ब्याज ही होता है। इसका 2 टाइप का पैटर्न होता है, तो एक पैटर्न ये हो गया, ठीक है। आगे हम लोग जो दूसरा पैटर्न है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया हुआ है और भी, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा तो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। इसका ऑप्शन था 40%, 50%, 20%, 33 सही 1/3%, ठीक है। करना क्या है, देखिए 60 वस्तु का क्रय मूल्य दे दिया है और इधर 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दे दिया। सबसे पहले तो हमें ये बराबर करना हमें आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला मेथड यही है, ठीक है। अब क्या करना है, 60 वस्तु को मैं सीधा 60 क्रय मूल्य लिख रहा हूं, ठीक है, बट्टे, ठीक है, बट्टे 40 कर देता हूं, ठीक है, बराबर विक्रय मूल्य इधर लिख लेता हूं विक्रय मूल्य। और ये जो क्रय मूल्य लिखा हूं इसको मैं यहां ना लिख करके, ठीक है, मेथड आपको समझा रहा हूं, ठीक है, ये सीधा हम लोग यहां पर लिख लेंगे क्रय मूल्य। बात समझ में आया, लिख लिया मैं, 40 को इधर ले आया, क्रय मूल्य को मैं इधर ले गया, ठीक है। एक वस्तु का यहाँ पर 40 गुणा एक वस्तु लिख सकता था ना मैं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 40 गुणा 1, वैसे इसको मैं 60 गुणा एक वस्तु का क्रय मूल्य लिख सकता था। तो ये विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य आ गया किसका, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, ठीक है। तो ये कट गया, 2 दूनी 2 तिया, कितना आ गया जी, 3/2 विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। अब यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य कितना दे दिया, 2 रुपये, विक्रय मूल्य कितना दे दिया, 3 रुपये। लाभ हो रहा है हमें, विक्रय मूल्य ज़्यादा दिख रहा है हमें, बिल्कुल, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ हमें, 3 - 2 बराबर 1 रुपये का, ठीक है, 1 रुपये का लाभ हुआ। अब 2 रुपये में खरीदा था और 1 रुपये का लाभ हुआ, मतलब 2 का कितना प्रतिशत 1 रुपये होता है, 50% होता है, ठीक है। ओरल बन सकता है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके लिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है बच्चों, लाभ प्रतिशत बराबर होता है, ठीक है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। 1 रुपये बट्टे 2 गुणा 100, 2 एकम 2 50 बराबर आ गया कितना मेरे पास, 50%। ये आ गया हमारे पास आंसर। ये मेथड है, इसको आपको सीखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं मंडी निरीक्षक में और पिछले बार भी पूछे गए हैं कई सारे एग्जाम्स में, आपको मैं आगे और सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का वैल्यू दे दिया है 5x - 10 डिग्री प्लस 2x, सॉरी दूसरा दे दिया है 2x + 110 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू दे दिया है, तो x का वैल्यू हमें पूछा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि बराबर क्यों कर दिए हैं ये, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज ये होता है समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज होता है। तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज ये होता है कि इन चारों कोणों का योग, सबसे पहले तो किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। और आमने समानांतर चतुर्भुज में ना, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज याद रखिएगा, समानांतर चतुर्भुज पहला, ठीक है, दूसरा आयत, तीसरा वर्ग। हालांकि ये दोनों का वर्ग, ये दोनों का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो समानांतर चतुर्भुज को बस याद रखिएगा, इनके आमने सामने की कोण
बराबर होते हैं। इनके आमने सामने का जो एंगल होता है वो बराबर होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस डायग्राम में एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा और एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा। ठीक है, सॉरी, हाँ, एंगल D होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक एंगल मैंने ये मान लिया और दूसरा एंगल इसको मान लिया। अब यहाँ से हमारा सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखिए 5x 2x को इधर ले आए, वेरिएबल को एक तरफ ले आते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा 110 प्लस 10। ठीक है, 5x में से 2x गया, 3x इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 40 जा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा जी? 40। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। तो इस तरह से इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 40 आएगा। है ना, बहुत आसान। बहुत से लोगों ने छोड़कर आया होगा क्वेश्चंस को, क्योंकि आप लोगों ने पहले कभी इसको ट्राई ही नहीं किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, आप पॉज करके क्वेश्चंस को लिख सकते हैं और लिखना भी जरूरी है आपको। ठीक है, बोल रहा है कि कोई दो लाइन है L और M, ये आपस में क्या है? समानांतर है। ठीक है, और इनको कोई एक रेखा प्रतिच्छेद कर दिया है, इंटरसेक्ट कर दिया है, तो एंगल, ठीक है, ये नाम दे दिया है इनको, इसको 30 डिग्री का है ये एंगल, ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2। पूछ रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है। तो देखिए जब भी यहाँ से 2-4 चीज़ आप सीख कर जाइए। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, जब भी कोई दो रेखा समानांतर होती है और उनको कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये प्रतिच्छेद कर रही है, समानांतर रेखा है। ठीक है, ये ऐसा, तो इस साइड में जितने भी एंगल बनेंगे ये आपस में बराबर होंगे और इस साइड में जो एंगल बनेंगे वो आपस में बराबर होंगे। ये चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? फिर से बोल देता हूँ। जब भी कोई दो रेखाओं, समानांतर रेखाओं को ऐसे कोई रेखा प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है, तो इस तरफ जो एंगल बनेगा वही एंगल इसका भी होगा। और अगर मैं इधर एक और रेखा खींच देता हूँ और अगर इसका वैल्यू बात करूँ तो ये भी सेम वैल्यू होगा। बात समझ में आया? दूसरी बात, यहाँ से फिर मैं एक और रेखा खींच देता हूँ। ठीक है, जो कि ये दोनों क्या है? पैरेलल है। पहले तो L और M ये समानांतर है और ये P और Q अगर भी समानांतर हो गए, मतलब P समानांतर Q हो गया, ठीक है, तो भी ये रेखाएं क्या होंगी? आपस में ये एंगल सेम होंगे। ठीक है, बात समझ में आए? अगर सेम इसी डायरेक्शन में कटा है तो, ठीक है, इसी डायरेक्शन में अगर ये कोण बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, जैसे समानांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं। ठीक है, ये लाइन खींच दिया। ठीक है, ये पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है तो ये एंगल जितना होगा उतना एंगल ये होगा, ये एंगल जितना होगा ये एंगल उतना होगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आप एक और चीज़ सीख कर जाइए यहाँ से, उसके बाद क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई सा भी सीधी रेखा है, कोई भी सीधी रेखा है, उसको कोई रेखा दूसरी रेखा इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो एंगल बनाएगा और ये जो एंगल बनेगा, इन दोनों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। इन दोनों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। बात समझ में आया? ठीक है, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। ठीक है, तीसरा एक और चीज सीख कर जाइए। अगर ये समानांतर रेखा है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। पहले ये और ये बराबर होंगे बताया मैं। ठीक है, ये और ये आपस में बराबर होंगे बताया। ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे और ये भी बराबर होंगे। बात ठीक है? बात समझ में आया? ठीक है, ठीक, चलिए तो फिर आगे सॉल्व करते हैं। एक और चीज सीख कर जाइए। मैं इन दोनों का योग बताया 180 अंश होता है। अब एक और चीज सिखाता हूं। ठीक है, एकदम इसको बारीकी से समझिएगा और इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको हर एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन मिलेंगे और आपको सीखना है इसको। ठीक है, मैंने अभी बताया ये एंगल और ये एंगल का वैल्यू कितना होता है? ठीक है, 180 अंश होता है। अगर मैं इसी को बोल दूं कि ये कोई रेखा है, सीधी रेखा है, और इसको कोई रेखा काट रही है, ठीक है, इसको कोई रेखा काट रही है, तो ये एंगल x है, तो ये एंगल भी क्या होगी? y होगी। ठीक है, ये दोनों का योग भी क्या होगा? 180 अंश होगा। याद रखना, मतलब
ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, इन दोनों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा एकदम। ठीक है, अगर आप लोगों के लिए फास्ट हो गया होगा ये यहाँ पर का जो स्टेटमेंट है, तो आप थोड़ा सा स्लो करके इस चीज़ों को समझ लीजिएगा। ठीक है, अभी और भी प्रैक्टिस करेंगे तब और अच्छे से समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले अभी क्या, इसका वैल्यू कितना दे दिया 30, तो इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बात समझ में आया, अभी बता चुका हूं मैं, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। अब इसका वैल्यू, एंगल 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 30। इतना करने की भी जरूरत नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, कितना आ गया, 120। इसका वैल्यू कितना आ गया, 120। अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, सॉरी 150 आएगा। ठीक है, 150, 180 में से 30 गया, कितना आएगा, 150। 150 और 30 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, जोड़िए 150 प्लस 30 बराबर 180। ठीक है, कितना आ गया, 180। ठीक है, ये तो हो गया मेथड। अब देखते ही आंसर कैसे लाना है आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये सब रेखागणित के जियोमेट्री का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, ये और ये आपस में क्या होंगे, इन दोनों का योग, एंगल 1 प्लस 30 का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, एंगल 1 यहीं पर ही रखता हूँ, एंगल 30 और ये एंगल 30 और एंगल 2 बराबर है, तो यहाँ पर एंगल 2 रख सकता था क्या मैं, 180 अंश। ये आ गया आंसर।